मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। MIC नंबर 1 पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसा रहता है, अगर कंडक्टर के अंदर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा। दूसरा पॉइंट करंट एलिमेंट हम लोग DL से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको DL से लेंथ से, थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, DL को लेंथ मान लेते हैं, आंसर भी गलत निकल जाता है। जैसे कि करंट एलिमेंट है ना, अगर कंडक्टर के अंदर करंट ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। ओके, और अब मैं सवाल में ये भी ऐड कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा वाला कंडक्टर ले रहे हो, इसका लेंथ ऐसा है, इस डायरेक्शन में लेंथ जा रहा है, लेंथ का डायरेक्शन। ओके, और इसके अंदर करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अभी मैं पूछूंगा यहाँ पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, तो थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और DL को बताने के बजाय आप ये वाला डायरेक्शन बता देंगे, DL का डायरेक्शन ये बता देंगे आप, बल्कि DL का डायरेक्शन ये रहेगा। कंफ्यूज नहीं है आपको, DL को L से कंफ्यूज नहीं करना है आपको। DL करंट एलिमेंट बता रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वही बताना है आपको। आपका ये भी सवाल आ सकता है, करंट ऐसा जा सकता है क्या कंडक्टर के अंदर? हाँ, जा सकता है। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल लगा दोगे बोले तो ऐसा करंट जाएगा। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कर दोगे तो करंट ऐसा भी जाएगा, कैसा भी डाल सकते हैं हम लोग करंट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायो-सावर्त लॉ, क्या कैसा पढ़ रहा हूँ, बायो-सावर्त लॉ को पढ़ेंगे यहाँ पे। ये हम लोगों को ये वाले लॉ से एक पॉइंट के ऊपर एक छोटे करंट एलिमेंट से लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके अंदर से इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है आप जानना चाहते हैं, तो आप बायो-सावर्त लगाएंगे। DB इज इक्वल टू U0I DL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R क्यूब। ये हम लोग वेक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे वेक्टर फॉर्म के अंदर जब भी हम लोग को सॉल्व करना रहेगा ना तो इसको यूज़ करेंगे। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, वेक्टर फॉर्म मतलब I कैप J कैप K कैप में, ओके, उस फॉर्म में आंसर नहीं निकालना है हम लोगों को नॉर्मल एक मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके साथ डायरेक्शन बताना है, तो ये वाला फॉर्म लगा देंगे। मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। DB निकालने के लिए U0 पता है, आपको पता है, I यहाँ पर है, I दिया रहेगा। DL आप बोलोगे कैसे निकालें, हम लोगों को DL अक्सर निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक DL को इंटीग्रेट कर देंगे, तो DL नहीं रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेट हो जाएगा DL। सो आप इसको इंटीग्रेट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग DL की जगह। और साइन थीटा, DL के साथ साइन थीटा भी वेरिएबल रहेगा बोले तो उसके साथ ही इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। RB इंटीग्रेशन के अंदर ये सब चले जाएंगे। ओके, अब देखते हैं DL का भी हो गया। साइन थीटा के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। 4 पाई पता है आपको, R स्क्वायर भी पता है, R स्क्वायर भी निकालेंगे, R स्क्वायर इज दिस डिस्टेंस। साइन थीटा के बारे में ये देखो, साइन थीटा कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस R है और यहाँ पे करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, तो थीटा ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं DL को चेंज कर दूँ, अगर मैं DL को ऐसा बना दूँ, तब आपका थीटा ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं DL को ऐसा कर दूँ तो आपका थीटा तभी भी ऐसा बनेगा, याद रखो आप, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा ही बनेगा थीटा। वैसे तो इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ रहेगा। मैंने डाला नहीं, अभी डालता हूँ। हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ DB लगेगा तो यहाँ पे मॉड्यूलस लगेगा। सो इट डजेंट मैटर आप थीटा ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, लेकिन सही तरीका ये है कि हम लोग थीटा ऐसा लेंगे। कैसा लेंगे, DL से लेके R तक जाएंगे। DL यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेके R तक, so this will be the right way। और यहाँ पे भी डाल देते हैं मॉड्यूलस। DB हो गया, DL ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे वेक्टर वाले। इसके अंदर U0 पता है, I पता है, DL क्रॉस R करना है हम लोगों को। 4 पाई R क्यूब भी पता है हम लोगों को। DL क्रॉस R कर देंगे हम लोग, वेक्टर के अंदर D की वैल्यू रहेगा, DL की वैल्यू रहेगी, R की वैल्यू रहेगी, हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं आराम से, और ये तो हो जाएगा। इसके अंदर है ना डायरेक्शन कैसा बताए, इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हम लोग, डायरेक्शन कैसे निकालें। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग DL क्रॉस R ही करेंगे। DL क्रॉस R करके जो डायरेक्शन आ जाएगी ना, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी। सो DL क्रॉस R कैसे करते हैं,
डीएल क्रॉस आर के लिए हम लोग राइट हैंड तीन फॉर्मूले हैं, आप दो फॉर्मूले हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एक है डीएल, क्या करना है, एक है क्या बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल आ जाएगा, एक राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा वाला है क्रॉस करेंगे हम लोग। डीएल यहाँ पे डायरेक्शन ये है डीएल का, डीएल से लेके आर तक आप उंगली को कर्ल करो, डीएल से लेके आर तक आप उंगली को कर्ल करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कर्ल करने पर ऐसा आ जाएगा, आपका अंगूठा ये डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने राइट हैंड के थंब को डीएल डायरेक्शन के अक्रॉस अलाइन कर दो, तो उंगली जो कर्ल होके बताएंगे आपको डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। सो आप कर्ल करोगे बोले तो ये अंदर जाने वाला है, सारे आपकी उंगली कर्ल होके इनसाइड बता रहे हैं, तो डायरेक्शन ये आ जाएगा। सेकंड वन इज राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएल क्रॉस आर, आपको यह ऑर्डर भी इंपॉर्टेंटली याद रहना रहेगा। आप डीएल पहले लोगे, बाद में आर जाओगे, और आर का डायरेक्शन भी याद रखो। आर का डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म होगा, आर का डायरेक्शन ऐसा रहेगा ऑलवेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप आर का डायरेक्शन ऐसा लोगे बोले तो गलत जाएगा जवाब। देखो, डीएल का डायरेक्शन मैं ये ले लूँगा और आर का डायरेक्शन ये ले लूँगा बोले तो आप कल ऐसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका डायरेक्शन ये आ जाएगा जो कि मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। ओके, ये हो गया ना। और कभी कभी मैंने गलत जवाब मेथड लगाया था लेकिन जवाब सही आया था। कभी ऐसा ये आ सकता है, देखो मैंने एक बार आर का डायरेक्शन उल्टा ले लिया था। ओके, आर का डायरेक्शन ऐसा ले लिया था और डीएल को यही डायरेक्शन लिया था, लेकिन ऑर्डर मैंने उल्टा लगाया। पहले तो आर का डायरेक्शन उल्टा ले लिया और ऑर्डर भी उल्टा लगा दिया था। ये वाले डायरेक्शन से ऐसा गया मैंने आर से लेके एल तक, तो ऐसे टर्न करने पर डायरेक्शन ये आ गया था, जो कि सही है लेकिन मेथड गलत था। कैसा था, आर का डायरेक्शन मैंने रॉन्ग ले लिया और उसके बाद ऑर्डर भी रॉन्ग ले लिया, आर क्रॉस डीएल इंस्टेड ऑफ डीएल क्रॉस आर, लेकिन ये दोनों बराबर ही हैं। देखो ओके, आगे बढ़ते हैं। बेयर्स लॉ भी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ बेयर्स लॉ। स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बेयर्स लॉ से हम लोग अप्लाई करके निकालेंगे बोले तो ये आ जाएगी वैल्यू यू नॉट आई अपॉन 4πr। और मैंने ये बताया नहीं शायद आपको, यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे sin θ1 प्लस sin θ2, दिस θ1 एंड दिस इज θ2, और ये डिस्टेंस r है, दिस इज करंट एंड इसके अंदर आई जा रहा है। ये वाले केस के अंदर हम लोग है ना, कंडक्टर इतना ही है, करंट इतने में ही फ्लो हो रहा है, ये इतना हिस्सा खाली है। तब क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, इतना पूरा θ1 है और ये जो छोटा हिस्सा है ना ये θ2 है, तो θ1 माइनस θ2 कर देना आपको, sin θ1 माइनस sin θ2 सर आ जाएगा। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा इतना पूरा कंडक्टर था, ऑल्दो इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है, मान लेते हैं कि करंट जा रहा है, ओके जा रहा है मान लेते हैं, और एक और कंडक्टर डालते हैं इतने वाले हिस्से का जिसके अंदर करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ये दोनों को ऐड कर दोगे बोले तो आपका ये वाला बन जाएगा। हम लोग ऐसे करेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो इसकी वजह से क्या निकल जाएगा, करंट यू नॉट आई अपॉन 4π sin θ1 आ जाएगा, फिर इसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस sin θ2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो ये आ जाएगा। दैट इज इट। सर्कुलर आर्क अगर हाँ ये वाला सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क के बजाय मैं सबसे पहले पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूँ। पूरे के सर्कल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ना यू नॉट अपॉन 2r आ जाएगी। और कोई पार्ट लेना है आपको, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल निकाल लो आप थीटा और पुट कर दो थीटा अपॉन 360। इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन भी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस में आपको ना यहाँ पे प्रूफ भी बताने वाला हूँ, किसका, स्ट्रेट कंडक्टर का यहाँ पे है, मैं बताऊँगा आपको स्ट्रेट कंडक्टर का भी, आर्क का भी बताऊँगा, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल का भी बताऊँगा। पहले एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं सारे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल
ये कॉइल है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा डायरेक्शन है ना, तो करंट यहाँ पे जा रहा है कहीं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ओके, इस पॉइंट की वजह से, हर एक पॉइंट की वजह से ऐसे ऐसे आ जाएगी, जो कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। और ये जो डायरेक्शन में जो टोटल फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी U नॉट n इज नंबर ऑफ कॉइल्स, n I जो कॉइल के अंदर करंट दौड़ रहा है दैट इज I, a स्क्वायर दिस इज रेडियस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, और सेंटर पे मैक्सिमम रहेगी वैल्यू U नॉट n I अपॉन 2a, और दिस विल बी मैक्सिमम। इसका ग्राफ भी ऐसा दिखेगा आपको, सेंटर पे मैक्सिमम है U नॉट n I अपॉन 2a, मैंने यहाँ पे आधा ही लिखा है, ऐसा दिखने लगेगा आपको ग्राफ। अब प्रूफ देखते हैं ऊपर से नीचे तक। सो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बर्नौलीज लॉ, हम लोग करेंगे। ये डायग्राम हमारा, पहले फॉर्मूला लिख दो, डी बी इज इक्वल टू यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πx³। मैंने यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आर यूज़ किया गया था, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसीलिए। और यहाँ पे साइन फाई यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे थीटा हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया था, कन्फ्यूज़ ना हो जाए इसीलिए। ओके, यहाँ पे डायग्राम है, एक बार देख लो आप। साइन फाई के बारे में और कुछ बोलना चाहता हूँ। साइन फाई को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, कैसे बताता हूँ मैं। एक्स को हम लोग आर सेक थीटा लिख सकते हैं, और डी एल को आर सेक सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, यह डायग्राम, तो ये है डी एल हमारा, ये डी एल है और ये थीटा है, तो हमारा आर ये है, आर की डायरेक्शन ऐसी रहेगी और डी एल का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। सो एंगल बिटवीन डी एल एंड आर इज़ दिस, हम लोग इसको फाई मान रहे हैं। ओके, अगर आपको ज्योमेट्री पता है बोलो तो इसको फाई मानने के बजाय हम लोग इसको भी फाई मान सकते हैं साइन थीटा के लिए। साइन ऑफ फाई ये मानने के बजाय साइन ऑफ फाई ये भी मान सकते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग फाई मान लेंगे इसको, मतलब साइन फाई के अंदर ये वाली वैल्यू डाल देंगे। और हम लोगों को ये भी पता है कि ये जो फाई है ना 90 माइनस थीटा के बराबर है ये वाला, तो हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे साइन फाई को। दैट्स हाउ वी गॉट कॉस थीटा। और एक्स के बारे में, दिस इज एक्स, दिस वॉज द डिस्टेंस, तो एक्स को हम लोग आर सेक थीटा लिख सकते हैं। कैसे, देखो आप, कॉस थीटा को हम लोग, ये है कॉस थीटा, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर बाई एक्स, सो एक्स विल बी आर अपॉन कॉस थीटा, दैट इज आर सेक थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा मिल गया। और हम लोगों को अभी डी एल चाहिए। डी एल निकालने के लिए दो मेथड है, एक है ये और दूसरा है ये, दोनों से आंसर अलग अलग आ रहा है, तो देखते हैं कौन सा मेथड सही है। पहले वाले मेथड के अंदर हम लोग, ये डी एल है, ये डी थीटा है एंगल, ये आर सेक थीटा, ये भी आर सेक थीटा, तो डी एल को हम लोग आर सेक थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। आर सेक थीटा लेंथ इंटू एंगल कर देते हैं ना, आर सेक थीटा डी थीटा, जो कि गलत है। सही मेथड ये है, हम लोग टैन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे डी एल आ जाएगा। टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सिक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आर इधर आ गया। पुट कर दो वैल्यू, डी एल की वैल्यू मिल गई, साइन फाई की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर देंगे, और इसको इंटीग्रेट भी करना है हम लोग को, ये डी भी था ना, तो इंटीग्रेट करना है कि इधर से लेके इधर तक। इंटीग्रेट करने के बाद बी आ जाएगा, यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बचेगा। कैंसिल क्या क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर सीक स्क्वायर थीटा, ये पूरा कैंसिल इसके साथ मर जाएगा, यहाँ पे बस आर बचेगा, ये कट जाएगा। डी थीटा कॉस थीटा बचा है यहाँ पे, बस डी थीटा कॉस थीटा, यू नॉट 4 पाई आई डी थीटा कॉस थीटा, यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस डी थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाएगा। फ्रॉम 0 से लेके थीटा बाई 2 तक भी आप कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक,
और एल्स आप -θ1 से लेके θ2 तक भी जा सकते हो। -θ1 से θ2 जाओगे बोले तो ये आ जाएगा, आप पुट करके देख लो वैल्यूज, दैट इज sin θ2 माइनस ऑफ माइनस sin θ1 दैट इज प्लस sin θ1। वैसे ये वाला का तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा। तो ये था पहले वाले का। दूसरा वाला है, दूसरा है सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क के अंदर हम लोग सबसे पहले एक सर्कुलर आर्क मान लो, एक सर्कुलर आर्क बना देंगे, सॉरी सर्कल बना देंगे। सर्कल के बाद में सर्कुलर आर्क देखेंगे। सर्कल के लिए यहाँ पे करंट आई जा रहा है, तो इस करंट आई की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डी बी। और ये जो एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, और ये एलिमेंट की वजह से डी एल, ये वाले डी एल की वजह से, सारे डी एल की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, उन सब की वैल्यू सेम है। और फॉर्मूला पुट कर दो, यू नॉट आई अपॉन 4 x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर यू नॉट आई डी एल 4 x स्क्वायर। हाँ, सबकी वैल्यू सेम है, इंटीग्रेट करना है हम लोगों को बस। डी एल का इंटीग्रेट क्या है, इंटीग्रेशन क्या है डी एल का, दैट इज़ 2 पाई, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ दिस, दैट इज़ x, बस 2 पाई x। यहाँ से x कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यू नॉट आई अपॉन 2x, यू नॉट आई अपॉन 2r, x को r मान लिया हम लोग, बस यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तब पूरा सर्कल के लिए। अगर आपको इसके अंदर से एक पार्ट के लिए निकालना है तो और बहुत सिंपल है वो, तो θ/360 कर दो आप, ख़त्म। इसका भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ये है कॉइल हमारा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये है डिस्टेंस d, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये dl की वजह से। वैसे ही अलग अलग dl की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, अलग अलग आ जाएंगे। इसको है ना हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक है ये, दूसरा है ये वाला जो पार्ट है ना, ये कट जाएंगे दूसरों की वजह से, ये सारे dl की वजह से सब मिल के ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, ये पार्ट, ये साइड पे बचेगा सिर्फ ये। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b sin थीटा हो जाएगी। सबसे पहले b निकाल देंगे, उसके बाद sin थीटा, नहीं सबसे पहले sin थीटा निकालते हैं, आसान है ना। sin थीटा ये थीटा है, sin थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, a अपॉन ये। अब b की वैल्यू निकालना है, b से पहले db निकालते हैं, उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। db ड्यू टू दिस, वैसा मतलब लगा दो, यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, दिस वॉज एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू रिंग्स। बस सिंप्लीफाई कर दो और यहाँ पे आप dl की वैल्यू पुट कर दो, नहीं सॉरी dl की वैल्यू पुट नहीं करना है आपको। यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, a स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर कांस्टेंट है, बस इंटीग्रेट कर देना है आपको। dl को इंटीग्रेट कर दोगे बोले तो 2 पाई a आ जाएगा, 2 पाई a आ जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा। 4 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे a मिलके a स्क्वायर बन गया, देखो a स्क्वायर बन गया, यू नॉट आई है, यू नॉट आई है, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 2 बचा है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ खत्म। यहाँ पे n एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये n रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉइल माना था। अगर आप यहाँ पर ये n नंबर ऑफ कॉइल्स टेबल हो तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो। और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है, ये पता है हम लोगों को। नल पॉइंट बिटवीन इन्फिनाइट वायर, ये 2 वायर हैं, x डिस्टेंस पे है ये है, और ये d माइनस एक्स है। तो इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से यू नॉट आई इंटू 2 दैट इज sin θ1 प्लस sin θ2, दोनों भी इन्फिनिटी पे हैं, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा अपॉन 4 पाई x, x इज डिस्टेंस इक्वल टू, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, दैट विल बी दिस। इनको इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हमको ये बताता है कि अगर आप लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करते हो लेंथ वेक्टर के साथ में लूप के, और उन सबको इंटीग्रेट कर दोगे तो उन सब की वैल्यू यू नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ पता रहना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकाले, आपको क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्शन ऑफ एल क्या रहेगा, यहाँ पे वेक्टर लगाना, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ बी क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एल क्या रहेगा। डायरेक्शन ऑफ बी, तो जो भी डायरेक्शन ऑफ बी रहेगा, अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ बी ऐसा है बोले तो डायरेक्शन ऑफ बी यही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ एल डी एल कैसे मानेंगे, अगर टोटल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, टोटल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ डी एल की वैल्यू इस पॉइंट पे
इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ओके, ये तो हो गया। और क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। एक है कि हम लोग सबसे पहले पूरे का पूरा करंट निकाल लेते हैं। अगर टोटल करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये रहेगा, और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। और दूसरा मेथड जहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ आई पता नहीं रहेगा, ऑल्दो आपको निकालना पड़ेगा ही फाइनली, लेकिन हम लोग एज्यूम करके मान लेते हैं कि मान लो कि टोटल डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है। आपने एज्यूम करा कि डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है टोटल, तो एज्यूम कर लेना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है। फिर आप देखोगे अगर सच में करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ही है बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी आ गई बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। देखो, अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी आ गई, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना था करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये पॉजिटिव मानोगे। अगर उल्टी आ गई है बोले तो टोटल करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर उल्टा करंट था तो डायरेक्शन ऑफ करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि बी की डायरेक्शन को आपको ऐसा मानना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी डू इट इन द सेकंड मेथड, जो कि सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड में फ़र्क ही नहीं है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट मेथड के अंदर सबसे पहले पूरा डायरेक्शन निकाल लेते हैं करंट का टोटल, उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सेकंड मेथड के अंदर हम लोग एज्यूम करते हैं, फिर देखते हैं कि सही में करंट का डायरेक्शन वही है बोले तो जो हम लोगों ने माना था ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट उसका अपोजिट निकला तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अब उसकी अपोजिट रहेगी। इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ डीएल का फ़र्क क्या हो जाएगा वो नहीं बताया था। जैसे कि हम लोग करंट को मानेंगे अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मानेंगे, डीएल का डायरेक्शन क्या मानेंगे? डीएल का डायरेक्शन भी यही मानेंगे। लेकिन हम लोगों ने माना करंट का डायरेक्शन ये, लेकिन निकल गया करंट का डायरेक्शन ये, तो बी का डायरेक्शन तो ये मिल जाएगा, लेकिन डीएल का डायरेक्शन क्या रहेगा? यही रहेगा। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। अब अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे बोले तो आगे डायग्राम पे सब समझाया मैंने। एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में और थोड़ा देखेंगे। बी डॉट डी एल इंटू यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और डीएल की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। अगर टोटल करंट इस डायरेक्शन में यहाँ इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी और डीएल की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। तो सिंपल, ये पहला मेथड जो आसान है। सेकंड मेथड के अंदर हम लोगों को डायरेक्शन पता नहीं है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में रहेगा। ऑल्दो आपको है ना, आप बोल ही सकते हैं कि मुझे करंट का डायरेक्शन पता नहीं है, क्योंकि आप ऐसा है कि मैं करंट का डायरेक्शन अभी निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं बाद में निकालूंगा, आप ऐसा बोल दो, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आपको निकालना पड़ेगा ही फाइनली। सो अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग बाद में निकालना चाहते हैं, अभी मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है, तो बी का डायरेक्शन ये मानेंगे और डीएल का डायरेक्शन भी यही मानेंगे। ओके, अगर हम लोगों ने जो माना था वही निकल गया, करंट टोटल यही डायरेक्शन में निकल गया बोले तो बी का डायरेक्शन भी यही रहेगा, डीएल का डायरेक्शन भी यही रहेगा। लेकिन उसका अपोजिट निकल गया, करंट का डायरेक्शन टोटल इस डायरेक्शन में निकल गया, तो दो केस हो सकते हैं। नहीं, दो केस नहीं, आप दो आंसर दे सकते हो, एक सही आंसर दे दोगे, एक गलत आंसर दोगे। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में निकल गया तो बी का डायरेक्शन भी यही रहेगा, आप बोलोगे बी का डायरेक्शन भी इसके अपोजिट में रहेगा और डीएल का डायरेक्शन भी इसके अपोजिट में ही, इस डायरेक्शन में ही रहेगा बोलोगे आप, जो कि गलत है। सही जवाब ये है कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा तो सिर्फ बी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डीएल जो माना था ना पहले वही रहेगा, ये याद रखना है आपको। जो डीएल पहले माना था हम लोगों ने, आई एज्यूम के साथ में जो डीएल रखा था ना, वही रहेगा डीएल। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, एक बार देख लो वहाँ से। आगे बढ़ते हैं। आगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम टाइम्स हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं रहती है,
लेकिन हम लोग को पता रहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर सेम है और एंगल भी डी एल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहता है, बी डॉट डी एल कॉस थीटा भी सेम रहेगा। हम लोग को इतना सब पता रहता है, हम लोग को बी निकालना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, बी पता नहीं हम लोगों को, डी एल की वैल्यू हम लोगों को पता रहनी चाहिए, टोटल लेंथ पता रहना चाहिए और टोटल एनक्लोज पता रहना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को पता क्या रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल, ये सब कुछ सेम है बोल के पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ डी एल का लेंथ पता रहना चाहिए और करंट पता रहना चाहिए, जब हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग यही यूज़ करेंगे आगे प्रूव करने के लिए भी, कौन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर के लिए यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, सॉरी नहीं दिया है यहाँ पे, तो यूज़ कर रहा है सोलेनोइड के अंदर, आगे नहीं दिया है, छोड़ा। तो मैक्सिमम हमारा यूज़ वैसा रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे भी हमारे यूज़ रहते हैं, वो मैं यहाँ पे बताया हूँ। वहाँ जाने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम, ठीक है, एंगल सेम का मतलब क्या है। आप देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेम एंड एंगल शुड बी सेम, तो आप समझ जाते हो कि ऐसा रहना चाहिए, एंगल कभी चेंज ही नहीं होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का। ये गलत है भाई, मेरा मतलब ये नहीं था। एंगल सेम का मतलब ये था कि एंगल विथ डी एल शुड बी सेम। यहाँ पे डी एल का डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, यहाँ पे डी एल का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। मेरा मतलब ये था, ये नहीं था। Among the features of this method is that हम लोग को इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। लाइक हियर हम लोग सब कुछ सेम है, यानी कि बी सेम है, उनके बीच में एंगल सेम है, इसीलिए हम लोग बी डी एल के बजाय बी इंटू एल डायरेक्टली लिख देते हैं, इज इक्वल टू यू नो टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। ऐसे हम लोग डायरेक्टली बी की वैल्यू निकालते हैं। और मैंने ट्राई भी किया था कि मैं अलग अलग केसेस बनाऊँ, तो एक केस है ना, अलग अलग केस बनाऊँ। सबसे पहले मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, लाइक एक बार हम लोग बी को सेम ले लेंगे, इसका एक बार हम लोग बी को सेम मान लेंगे, फिर उसके अंदर एंगल को एक बार सेम मानेंगे, फिर एक बार एंगल को डिफरेंट मानेंगे। यहाँ पे दूसरा केस लेंगे जिसके अंदर बी डिफरेंट हो, इसके अंदर एंगल सेम है और एंगल फिर से डिफरेंट है। इसके अंदर मैं ऐसे जब केसेस बनाते जा रहा था ना, ये और सब केसेस के अंदर बढ़ रहे थे। जैसे कि एक बार एंगल सेम हो गया, फिर एक बार बी डॉट डी एल वाला केस आ गया, बी डॉट डी एल सेम है, बी डॉट डी एल डिफरेंट है। बी डॉट डी एल के बाद में एंगल, क्या बोलते हैं, एंगल का इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया गया है, एंगल का इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। और एरिया एक बार हम लोग को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा है, फिर एरिया कैलकुलेट करना ईजी हो रहा है। इट वॉज लाइक बहुत लंबा प्रोसेस, इसलिए हम लोगों ने ये करना छोड़ दिया, केसेस बनाना। और मैं थोड़े एग्जांपल लिया हूँ ऐसे ही, ताकि आपको बताने के लिए कैसा रहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो भी बने थे ना केसेस, वो बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो रहे थे। आपको बस इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए और आपका बस थोड़ा ध्यान लगा दोगे बोले तो आप कोई भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूँ मैं, यहाँ पे एक बार बी डिफरेंट ले रहे हैं हम लोग और एंगल भी डिफरेंट ले रहे हैं, लेकिन सच दैट बी डॉट डी एल सेम आ रहा है, बी डॉट डी एल सेम आ रहा है, यानी कि आपको तो पहले लगेगा इससे कुछ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप निकाल पाओगे। देखो हम लोग इससे बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, दैट टू विदाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ पे। कैसे आपको पता ही होगा, जैसे कि बी कॉस थीटा डी एल, बी डॉट डी एल कॉस थीटा की वैल्यू सेम है ना, तो डी एल के बजाय हम लोग डायरेक्टली एल पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बी डॉट डी एल की वैल्यू सेम है। तो एक पॉइंट पे बी डॉट डी एल निकाल दो, फिर आपने डी एल को एल से रिप्लेस कर दो, बस यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। यहाँ से आप बी कॉस थीटा की वैल्यू निकाल पाओगे। आप बी की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, आपको पता ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, इसीलिए बी कॉस थीटा एट एवरी पॉइंट आप निकाल पाओगे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप का लेंथ वेक्टर के बीच में का एंगल दिया गया रहेगा आपको, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट एनी पॉइंट निकाल सकते हो। आप इनफैक्ट बी भी निकाल सकते हो अगर आपको एंगल का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है।
इट ऑल डिपेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया रहेगा, आप सॉल्व करना बेसिक रहेगा, बहुत आसान रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे बी सेम ले रहे हैं हम लोग और ये कट कर दो, ये क्या है, बी सेम ले रहे हैं हम लोग और एंगल डिफरेंट ले रहे हैं, यानी कि ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है लेकिन एंगल अलग है। यहाँ पे एंगल ऐसा बन रहा है और इस पॉइंट पे एंगल ऐसा जा रहा है, एंगल 0 है ऑलमोस्ट, ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके अंदर हम लोग लिख देंगे, तो बी सेम है, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अलग है हर एक पॉइंट पे, इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको कॉस थीटा का इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, हाउ इट चेंजेस एट एवरी पॉइंट, तो आप इंटीग्रेट आसानी से भी कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर गया बोलो तो इंटीग्रेशन का मेथड लगाना पड़ेगा, हाँ कर सकते हो आप इसको इंटीग्रेट करके बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, कभी मेथड लंबा भी हो सकता है। इस थोड़ा एग्जाम्पल थी ये, और अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं पहले। यस, अब आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे, यहाँ पे थे हम लोग। एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में हम लोगों ने देखा 2 स्लाइड के अंदर आगे, और अब इसके एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन के अंदर पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर करंट जा रहा है आई, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं बायो-सावर्त लॉ के साथ। मैग्नेटिक फील्ड यू नॉट इंटू आई एन, यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर है ना, 4 पाई एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स है, सॉरी, यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स है, 2 पाई एक्स है। देखो यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स का, हाँ आर ले लिया है हम लोगों ने, सेम टू सेम निकला। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो बी डॉट डी एल, हर एक पॉइंट पे बी सेम है। अगर आप ऐसे बना रहे हो, क्या बोलते हैं, सॉरी, ऐसा आपका वायर है और आप लूप ऐसा ले रहे हो, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और तो डी एल के बजाय आप 2 पाई आर डायरेक्टली डाल दो, इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज, जो भी करंट जा रहा है इधर से, बस बी की वैल्यू निकाल दो, यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, और उसका ग्राफ ऐसा जाता है लाइक दिस। करंट कैरिंग सिलेंडर, अगर आपके पास सिलेंडर है तब क्या करें, इसके अंदर केसेस बनेंगे। अगर हम लोग लूप इतना बड़ा ले रहे हैं और दूसरा लूप करेक्टली इसके अंदर ले रहे हैं और तीसरा लूप इसके अंदर ले रहे हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, जब हम लोग सिलेंडर के बाहर वाला लूप ले रहे हैं तब उसकी वैल्यू बी डॉट डी एल के अंदर 2 पाई आर आ जाएगा। यू नॉट आई तो सब तरफ सेम ही है, देखो यू नॉट आई, यहाँ पे डी एल जो था ना 2 पाई आर यहाँ पर आ जाएगा। जब व्हेन आर इज इक्वल टू आर, 2 पाई आर आ जाएगा, कैपिटल आर वाला। लेकिन जब आप अंदर ले लोगे सिलेंडर के तो यू नॉट आई 0 हो जाएगा, क्योंकि करंट इस वाले लूप के अंदर जा ही नहीं रहा है, करंट बाउंड्री से जा रहा है ना। करंट कैरिंग होलो लिखा है मैंने, इसीलिए होलो सिलेंडर है तो करंट इसमें से जा रहा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। अब ये वाला करंट कैरिंग सिलेंडर, ये होलो सिलेंडर नहीं है, तो यहाँ पे करंट हर एक पॉइंट से जा रहा होगा। तो पहला केस बाहर, दैट इज यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, सेम टू सेम ऑन दिस सरफेस यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। जब आर लेस देन आर हो जाएगा ना, तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बी की वैल्यू तो सेम रहेगी हर एक पॉइंट पे लूप के, ओके। बी डॉट डी एल के बजाय हम लोग, बी की वैल्यू सेम है इसीलिए डी एल को हम लोग डायरेक्टली 2 पाई आर, where r is less than capital R, okay, 2 pi r is equal to u naught times I enclosed। बस आपको I enclosed निकालना आना चाहिए तो काम हो जाएगा आपका। I enclosed निकालना यहाँ पे बताया हम लोग को, I enclosed is equal to total I upon total area of the cylinder into area that is enclosed by loop। तो आपका टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस लूप आ जाएगा। बस ये आई एनक्लोज को पुट कर दो इधर, इधर आ जाएगी वैल्यू आपको। यू नॉट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ भी ऐड हो जाएगी, यू नॉट के साथ में यू आर भी कैप आ जाएगा, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर ला रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर यू नॉट क्या बोलते हैं, मटेरियल चेंज हो रहा है, इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी को भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। परमिटिविटी क्या, परमिएबिलिटी,
देखने के बाद यू नॉट यू आर आई इंटू कैपिटल R अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, दिस इज विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स क्लियर दिस, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज करंट कैरिंग होलो सिलेंडर। इस बार हम लोग सिलेंडर है ना, यहाँ पर भी होलो लिखा था, यहाँ पे भी होलो लिखा है। इसके अंदर फ़र्क क्या है कि ये होलो था ना, एकदम होलो था, ये एकदम होलो नहीं है। मेरा मतलब है सिलेंडर तो ऐसा ही है, सॉरी कैसे बनाया मैंने, सिलेंडर तो ऐसा ही है लेकिन इतना हिस्सा होलो है, समझ रहे हो, इतना हिस्सा होलो है और यहाँ पे हमारा करंट चल रहा है। ओके, इस वाले केस के अंदर हम लोगों को फिर से दिस इज द रेडियस बी। ओके, यहाँ तक की जो है ना ये दिस विल बी द रेडियस बी व्हेन आर इज कैपिटल बी ग्रेटर देन कैपिटल बी, सॉरी व्हेन आर इज ग्रेटर देन बी, तो ये व्हेन आर इज इक्वल टू बी ये आ जाएगा। व्हेन आर इज लेस देन बी, तो इसके अंदर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बी डॉट डी एल, बी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम है, तो डी एल की वैल्यू 2 पाई आर डाल देंगे हम लोग, डी एल के बजाय इंटीग्रेशन को हटा के 2 पाई आर डायरेक्टली डाल देंगे। यू नॉट योर इंटू आई एनक्लोज, आपको बस आई एनक्लोज निकालना है, आपका काम हो जाएगा। और आई एनक्लोज की वैल्यू ये है, दैट इज टोटल करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर अपॉन टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंस द सिलेंडर इज होलो सिलेंडर इसलिए हम लोग माइनस ए स्क्वायर कर रहे हैं, इंटू एरिया दैट इज एनक्लोज्ड बाय, that is area enclosed by what you say loop. Okay, area enclosed by loop। बस ये पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे पाई भी आना चाहिए ना, यहाँ पे पाई आना चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा पाई। ओके, यहाँ पे पाई ऐड कर दो तो ये पाई कट जाएगा। फाइनली आई की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगी आपकी फाइनल आंसर। दैट्स इट ब्रदर, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया था, और अब बारी है इसकी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग। ये सोलेनॉइड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम लोग यहाँ से वायर्स को कॉइल करे हुए हैं, तो करंट अंदर जा रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी अंदर, और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, मतलब वायर के अंदर से। सो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहर ज़ीरो होती है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ होती है, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए मैं सबसे पहले लूप को ढूंढ रहा था। लूप को ढूंढते वक्त मेरे ध्यान में तो ये था कि ऐसा लूप ढूंढूंगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाए और एंगल भी सेम हो जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं वैसा लूप ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपको एक लूप बनाना है बोले तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होने ही वाली है। सो प्लान को चेंज करके दूसरा लूप बनाया हम लोगों ने। ऐसा लूप बन नहीं सकता, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसा वाला लूप लेते हैं। रेक्टेंगल शेप का है ये वाले लूप के अंदर इतने पूरे लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, इतने लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दी लूप, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लूप है, तो इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो, सिर्फ बचा ये है। तो बी डॉट डी एल सिर्फ इतने पे करना रहेगा हम लोग को। दैट टू यहाँ पे डी एल डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। सो बी इंटू डायरेक्टली एल लिख दो, और लेंथ जो भी है इसका एल ही मान लेते हैं हम लोग। बी इंटू एल इज इक्वल टू यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। व्हाट इज द करंट एनक्लोज्ड? दैट इज एन टाइम्स ऑफ एल, सॉरी एन टाइम्स ऑफ आई, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वायर्स को राउंड अप किया था ना, तो जितने भी वायर है ना उनकी वजह से एन इंटू आई करना पड़ेगा हम लोगों को। बस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई आपको, यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। एन बाई एल को हम लोग छोटा एन भी बोल सकते हैं, यू नॉट एन आई, यू नॉट एन आई और यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। सो सोलेनॉइड का हो गया हमारा। और इस एंड पॉइंट पे क्या
होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगी एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट पे। तो यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेयर साइन थीटा 1 एंड थीटा 2 आर दी एंगल्स। और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना सेंटर लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ऊपर नीचे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सेंटर लाइन पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। और सेंटर लाइन का ही हम लोगों को फॉर्मूला दिया गया है। इस सेंटर लाइन पे आप थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे कैलकुलेट करोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो भी निकालना है। इस पॉइंट पे वैल्यू ये आ जाएगी और इस पॉइंट पे वैल्यू ये आ जाएगी। जनरली के ये वाला फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। टोराइड के अंदर और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर थी ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर और इधर सब कुछ सेम है। बेसिकली आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना, उसी को आप यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, अप्लाई कर दोगे यहाँ पे पूरा। सेम पीस कॉपी करोगे, जो यहाँ पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड वही यहाँ पे कॉपी कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं। टोराइड के अंदर टोराइड इज अ मैग्नेट विथ नो पोल्स। यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल था। देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकल रहा है इसीलिए। दिस नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल। टोराइड के अंदर ऐसा पोल कोई भी नहीं है, बस ये घूमते जा रहा है। और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, हम लोग वायर को रैप करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड इज 0 एंड आउटसाइड टोरॉइड इज ऑल्सो 0, लेकिन अंदर रहता है मैग्नेटिक फील्ड। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको निकालने के लिए पहले ये कचरा साफ कर दें। उसको निकालने के लिए क्या करना रहेगा? B डॉट डी एल इज इक्वल टू यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। आई इज कैपिटल N इंटू आई, टोटल करंट इनसाइड। ओके, इस वाले लूप को ले रहे हैं हम लोग। तो अभी के लिए इस वाले लूप पे सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। डीएल की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। दैट इज 2 पाई व्हाट वाज द रेडियस ऑफ दिस लूप, दैट इज आर इक्वल टू यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन कैपिटल एन आई। यहाँ से बी की वैल्यू यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। वैसे ही अगर आप लूप ये बड़ा वाला लूप लेते थे तो आर की वैल्यू बढ़ जाती थी, है ना। आर की वैल्यू बढ़ती थी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती थी। समझ गए? यहाँ पे वही बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्लोजली पैक्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन आप जैसे बाहर जाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए लाइंस स्पेस लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा है। दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। वो फॉर्मूले से भी दिखा है आपको। बी इज इक्वल टू यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। आर इंक्रीज होते साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, so that's the magnetic field, magnet with no poles to magnetize the material। ये क्या लिखा है? मैंने कुछ लिखा था, भूल गया, छोड़ो। B outside is 0, B is नॉन यूनिफॉर्म, रेडियस इतना छोटा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी बड़ी। फॉर्मूला इधर है। N is total number of turns, R is value between A and B। आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आप फेंकोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो बोले तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड। और आपको डायरेक्शन भी पता रहना चाहिए, जैसे कि इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मैं फेंक रहा हूँ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसा है, क्रॉस में है, तो डायरेक्शन कैसे लोगे? वी क्रॉस बी, दैट इज आप वी की डायरेक्शन ये है, क्रॉस कर दोगे बी के साथ में, वी क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ जाएगा। समझ गया? फिर बताता हूँ। बॉल वी का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड समझ लो पूरा का पूरा भरा है यहाँ पे।
तो ये चार्ज क्या करना शुरू हो जाएगा, सर्कल में जाना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चार्ज सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा विथ अ रेडियस r। इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे देखो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो v क्रॉस b कर दो तो इस पॉइंट पे फिर से फोर्स इधर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो बेसिकली सर्कल में घूमेगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस b डायरेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रहना रहेगा। व्हेन चार्ज प्रोडक्टेड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैंने वो अभी बता दिया आपको, सर्कल में घूमेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो सर्कल में घूमेगा विद रेडियस r, और r की वैल्यू बताएंगे आगे। उससे पहले फोर्स की वैल्यू ये है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, परपेंडिकुलर, सो वर्क डन इज 0। पावर बाय मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन 0 तो पावर भी 0। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो रिमेन्स द सेम, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बस ये घूम रहा है यही वेलोसिटी से। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी v है उसकी, ठीक है, सॉरी स्पीड v है उसकी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, स्पीड ऑल्सो रिमेन्स सेम, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे v था और यहाँ पर भी v है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज। फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल, और एक और रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे, फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू फोर्स बाय बी। क्या है देखो यहाँ पे, एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे कि वेलोसिटी इधर लग रही थी तो मैंने बताया फोर्स इधर लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम लोग इसको। तो फोर्स सेंट्रीपिटल इज क्यू वी बी साइन थीटा, वो यहाँ से निकाले हम लोगों ने, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसके अपोजिट सूडो फोर्स बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं आप, उससे इक्वेट कर देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। जब भी सर्कल के अंदर घूमेगा बोले तो इससे इक्वेट करते हैं हम लोग, एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेट करने पर आप आर की वैल्यू निकाल पाओगे, दैट इज एम वी बाई क्यू बी। इसको आप पी बाई क्यू बी बोल सकते हो, अंडर द रूट ऑफ क्यू टू एम के ई बाई क्यू बी भी बोल सकते हो। सो वी फाउंड आर, इतने सब हम लोगों ने देख चुका है। अभी आगे हम लोग आर पता है, ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू वी इंटू आर, वी पता है आर पता है, बस ओमेगा आ गया, सॉरी वी बाई आर, वी पता है आर पता है, ओमेगा आ जाएगा आपका। ओमेगा आ जाएगा बोले तो हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, आगे है वो सब। वी पता है हम लोग को, वी बाई क्यू बी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। आर की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखो ओमेगा की वैल्यू याद करना बहुत आसान है, एम वी बाई क्यू बी था ना, ओमेगा की वैल्यू इनवर्स है बस उसका, क्यू बाई बाय एम, बस वी नहीं आएगा। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा ये आंसर। चार्ज इज प्रोडक्टेड एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और आपका चार्ज इस डायरेक्शन में फेंका गया है वेलोसिटी v से, तो पहले ब्रेक कर दो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को। वेलोसिटी जो इस ये वाले डायरेक्शन में है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। इसकी वजह से इसके ऊपर इस वेलोसिटी की वजह से फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल के ऊपर, लेकिन ये वाली वेलोसिटी की वजह से फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो फोर्स लगेगा ना, वो उसको सर्कल में भेजना शुरू कर देगा, वो ऐसा ऐसा सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा विद द रेडियस आर। आप डायरेक्शन निकाल सकते हो v क्रॉस b, v क्रॉस b कर दो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन अंदर आ जाएगा, और दैट इज टू, इसकी वजह से वो ऐसा ऐसा घूम रहा है अंदर सर्कल में। ऐसा ऐसा घूमेगा सर्कल के अंदर, लेकिन ये वाली वेलोसिटी भी है ना, इसको भी ऐड कर दो आप, तो वो ऐसा ऐसा घूमने के साथ में साथ ऐसा आगे भी जाना शुरू करेगा, तो उसके पाथ का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। पाथ को ट्रेस करोगे बोले तो कुछ ऐसा दिखेगा, हेलिकल मोशन रहेगा बेसिकली। थोड़ी चीज़ याद रखना है आपको इसके अंदर से, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, पैरेलल इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, दैट इज दिस। और जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, उसको सर्कुलर पार्ट वो काम आ जाएगा, that is this. Radius is equal to mv perpendicular upon qb.
टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन क्यूब, ये सब पता था हम लोगों को। बस एक चीज़ नया ऐड हो गया है, दैट इज़ पिच। पिच क्या है? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स, दैट इज वेलोसिटी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड कितना टाइम लगेगा? एक सर्कल का पूरा रोटेशन के अंदर कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उतना टाइम लगेगा उसको, टी। टाइम पीरियड इज टी। देन व्हाट वॉज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी ना, दैट इनटू टी कर दो, आपको डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स इज फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई इंटू वी क्रॉस बी। लॉरेंट्ज फोर्स है ये, लॉरेंट्ज फोर्स है ये। नेक्स्ट इज वेलोसिटी सेलेक्टर, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है, बस ऊपर से देख लो आप, डिलीट किया गया ये। इसके अंदर हम लोगों को एक पॉजिटिव चार्ज रहता है जो कि एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी सेलेक्टर आपको नाम में बताया, हम लोग वेलोसिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, भेज रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसा सेट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अगर वेलोसिटी इस चार्ज की ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी बोले, तो चार्ज है ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कम रहेगी तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। एट अ सर्टेन पॉइंट वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा। वेलोसिटी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सो वो स्ट्रेट ऐसा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम स्पेंट इन फील्ड, दैट इज आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम स्पेंट, ये पढ़ने वाले हैं ना हम लोग, यस पढ़ेंगे, आसानी है। टाइम स्पेंड के लिए देखो, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी हम लोग बहुत बार रट्टा मारे हैं। अगर हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है एट एन एंगल अल्फा विद स्पीड वी नॉट, तो ये इस डायरेक्शन में जाने के बाद सर्कल बनाना शुरू करेगा। ऑल्दो ये पूरा सर्कल बना नहीं पाया, लेकिन बनाना तो शुरू कर दिया। जो सर्कल बनाना शुरू कर दिया था उसकी रेडियस की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी है। और वो बनाता था पूरे सर्कल को, तो टाइम पीरियड कितना लगता था? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन पूरा बना नहीं पाया, सिर्फ 2 अल्फ़ा एंगल तक बना पाया है। 2 पाई तक नहीं, बल्कि 2 अल्फ़ा एंगल तक बना पाया है। तो 2 अल्फ़ा एंगल बनाने के लिए टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड फॉर 2 अल्फ़ा एंगल, आप यूनिटी मेथड भी ले सकते हो। 2 पाई के लिए 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 अल्फ़ा के लिए 2 पाई के बजाय 2 अल्फ़ा डाल दो, ख़त्म। 2 अल्फ़ा एम अपॉन क्यू बी। इसी चीज़ को हम लोग टाइम स्पेंट इन फील्ड कहते हैं। दैट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और थोड़ी चीज़ आप गौर से देखो, जैसे कि एंगल अल्फ़ा ये है, ऐसा आप एंगल अल्फ़ा कुछ और भी मान सकते हो, उसके हिसाब से ये सब चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। और ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये वेलोसिटी वी से जा रहा है बोले तो ये वेलोसिटी वी से ही निकलेगा। ये तो हमको पता ही था पहले से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी, सॉरी स्पीड चेंज नहीं होती थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता था। रोड का डायरेक्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे डायरेक्शन ये था और यहाँ पे डायरेक्शन ये है। एंड चेंज ऑफ डायरेक्शन को आपको पूछा जाए तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या करोगे? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, दिस विल बी द एंगल 2 अल्फ़ा। सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज 2 अल्फ़ा। ओके, और ये भी देखो, अगर ये अल्फ़ा एंगल से अंदर गया है बोले तो बाहर भी अल्फ़ा एंगल से निकला है। ये मैं प्रूव नहीं करूँगा, आपको देख के फील आ रहा होगा, यहाँ से अल्फ़ा है बोले तो यहाँ से भी अल्फ़ा आना चाहिए बोल के। दिस वॉज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का देखते हैं हम लोग। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेलोसिटी हम लोगों ने ऐसा डाला, इसलिए वो सर्कल में ऐसा गया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा वेलोसिटी के बजाय अगर ये ऐसा एंटर करता था, अगर ये ऐसा एंटर करता था बोले तो ऐसा घूम के निकलेगा वो। ओके,
लेकिन सेम यही पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग ऐसा डालेंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज के बजाय अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे और ऐसा पुट करेंगे तो ये ऐसा नहीं घूमेगा, ऐसा घूमेगा, देखो आगे। और अगर ऐसा पुट करने के बजाय हम लोग ऐसा पुट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस वो ऐसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज ले रहे हम लोग इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी v से अंदर आ रहे हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट इज़ गोइंग लाइक दिस, ऐसा जाके ऐसे आ रहा है बाहर। ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही रहेगा, और ये एंगल अल्फ़ा है बोले तो ये एंगल भी अल्फ़ा ही रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। देख लो कि अल्फ़ा ही रहेगा वो, अब ध्यान नहीं आ रहा मेरे, तो वो भी अल्फ़ा रहेगा। टाइम स्पेंड विल बी, इस बार टाइम स्पेंड है ना, इतने पूरे का टाइम स्पेंड, ये जो आप इसने जो कवर किया ना, ऑलमोस्ट पूरा सर्कल कवर किया है। देखो पूरा सर्कल बनाया था, बस 2 अल्फ़ा एंगल छूट गया है इसके साथ। सो टाइम स्पेंड विल बी 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा, 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा इंटू m by q will be time spent in the field. Vertical displacement, what is vertical displacement? Vertical displacement is basically ये वाला लेंथ पूछ रहा है वो, ये एंगल अल्फ़ा था तो ये एंगल अल्फ़ा था, ये एंगल अल्फ़ा की वजह से ये रेडियस r है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, r साइन अल्फ़ा हो जाएगा, r साइन अल्फ़ा, इसका r साइन अल्फ़ा तो इसका भी r साइन अल्फ़ा, मिला दो 2r साइन अल्फ़ा, दैट वाज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन एंगल देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था और फाइनली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के साथ में इस डायरेक्शन में बन जाएगा। और ये जो एंगल है ना, ये दिस एंगल 2 अल्फ़ा और 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट तो 2 अल्फ़ा का हो गया है, लेकिन वेलोसिटी ऐसे से चेंज होगी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऐसे गया है, देखो आप वेलोसिटी ऐसा घूम के निकला है ना, ये बेसिकली वेलोसिटी ऐसे घुमा है, जो कि हम लोग देख नहीं रहे हैं अभी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइनाइट थिकनेस, इस बार इसकी थिकनेस हम लोग कम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐसे पुट कर दो, और हम लोग सिंपल केस ले रहे हैं इसके अंदर, एंगल नहीं, सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर, v से वेलोसिटी से पुट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज वो भी, तो ये ऐसे घूमेगा यहाँ तक, उसके बाद घूमना चाहेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बाहर निकलना पड़ेगा इसको एट एन एंगल अल्फ़ा। सो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट भी देखेंगे, शिफ्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं और एंगल अल्फ़ा को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल अल्फ़ा विल बी, एंगल अल्फ़ा आसान है, आप थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी v से अंदर जा रहा है, ये सर्कल बना रहा है इतना, ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, ये एंगल अल्फ़ा बनेगा तो ये भी एंगल अल्फ़ा बनेगा, सिंस दिस इज परपेंडिकुलर। प्रूव कैसे करोगे, देखो ये एंगल अल्फ़ा तो ये भी एंगल अल्फ़ा तो ये भी एंगल अल्फ़ा, दैट्स हाउ वी केम फ्रॉम हियर टू हियर। तो एंगल अल्फ़ा निकालना तो यहाँ से बहुत आसान है, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये लेंथ इज थिकनेस d, हमको पहले से पता है, और ये रेडियस r है, साइन अल्फ़ा से निकाल देंगे, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू d अपॉन r, अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स d अपॉन r, और r की वैल्यू mv बाई क्यू बी। शिफ्ट क्या है, दैट इज दिस कैपिटल R माइनस R कॉस अल्फ़ा, R माइनस R कॉस अल्फ़ा, बस पुट कर दो, हो जाएगा काम आपका। सो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट आगे क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, फोर्स विल बी Q इंटू V क्रॉस B। हाँ, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स था,
इसी से सिमिलर बनता है चार्ज ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. इट इज़ आई एल क्रॉस बी. V को हम लोग L बना दे रहे हैं और Q को I बना दे रहे हैं, B जैसे का वैसा. और मैग्नीट्यूड इज आई एल बी साइन थीटा, जो कि बी आई एल से भी याद रखते हैं थोड़े लोग. बी मैं तो आई एल बी से याद रखूँगा, क्योंकि आई एल बी यहाँ मुझे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना एल क्रॉस बी का, इसलिए पहले एल आएगा बाद में बी आएगा. आई एल बी. कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ. अगर आपका कंडक्टर ऐसा ऐसा जा रहा है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो आप एल इफेक्टिव ये मान सकते हो. लेकिन कंडक्टर ऐसा ऐसा घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो एल इफेक्टिव 0 मान लेना आप. यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू आई एल इफेक्टिव इंटू बी, और इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू एल इफेक्टिव 0, यानी कि आई एल बी की वैल्यू 0, बी आई एल की वैल्यू 0, फोर्स की वैल्यू 0. इसमें थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं. ये जो कंडीशंस है ना, दिस वेर अप्लाइड ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बोले तो ये अप्लाई नहीं कर पाओगे आप. देखो एक्सेप्शंस, पहला एग्जांपल, दो एग्जांपल है यहाँ पे एक्सेप्शंस के अंदर. करंट ऐसा जा रहा है ड्यू टू वायर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, इन क्रॉस डायरेक्शन में बनेगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा. और यहाँ पे आपको एल इफेक्टिव 0 नहीं करना है अगर आपका लूप ऐसा बन रहा है तो, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है. आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, अलग से कैलकुलेट करके फाइनल से निकालना पड़ेगा आपको. और बेसिकली उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रॉस में था और करंट वी क्रॉस बी, इसकी वजह से इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्स कटने वाले हैं. बस इसकी वजह से और इसकी वजह से निकालना रहेगा आपको. हाँ, बस यही बताना था कि एल इफेक्टिव 0 नहीं होने वाला, बल्कि बस इतना ही पॉइंट था, आगे की जरूरत नहीं है आपको. और दूसरा एग्जांपल ये है, इसके अंदर करंट घूम रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है. देखो ये कोनिकल शेप में जैसा है, समझ गया. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म है. ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है. तो यहाँ पर भी आप एल इफेक्टिव 0 नहीं लगा पाओगे. आप मैग्नेटिक फील्ड को है ना ब्रेक कर सकते हो, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ब्रेक कर दो. ब्रेक करने के बाद में आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट की वजह से जो भी फोर्स आएगा ना, वो आपस में काट लेंगे एक दूसरे को. नहीं काटेंगे नहीं वो, सॉरी, इस वाले डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स आएगा ना, वो एक दूसरे की वजह से हम लोग वही कैलकुलेट करना रहेगा. ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा ना, उसकी ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी वजह से जो फोर्स बनेगा ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एल इफेक्टिव 0 बन रहा है. लेकिन ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एल इफेक्टिव 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे अलग है मैग्नेटिक फील्ड की, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है. लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम थी, तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से एल इफेक्टिव 0 पुट कर सकते हैं हम लोग. समझ गए? तो दैट इज क्लियर. यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इनकी वजह से, और वो आपस में काटेंगे भी नहीं. मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ. वी क्रॉस बी करना है ना, वेलोसिटी इधर जा रहा है, समझ लो करंट बाहर यहाँ पे आ रहा है, वी क्रॉस बी, तो फोर्स ऊपर लगेगा. और इस पॉइंट पे करंट इस डायरेक्शन में रहेगा, वी क्रॉस बी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दैट इज़ वी क्रॉस बी. यहाँ पर भी फोर्स ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट पे भी फोर्स ऊपर लगेगा, इस पॉइंट पे भी फोर्स लगेगा. बेसिकली ये रिंग है ना ऊपर रहेगा. फोर्स बिटवीन वायर्स, दो वायर हैं, तो फोर्स ऑन वायर 2 इज करंट इन वायर 2 इंटू एल क्रॉस बी, यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर.
आई एल बी बी ड्यू टू वन, बी ड्यू टू वन की वैल्यू निकाल दो आप, यू नॉट आई अपॉन 2πr। बस फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको, तो डिवाइडेड बाई एल कर दो। फोर्स पर यूनिट लेंथ यू नॉट, ये यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, यू नॉट 2i अपॉन 4πr, ये पूरा लिख दो। यहाँ से डिवाइडेड बाई एल की वजह से एल से एल कट जाएगा, यू नॉट I1 I2, यू नॉट I1 I2, एल तो कट गया ऊपर नीचे से, 2πr है, इसको 2πr बन जाएगा बस, यू नॉट I1 I2 2πr। ये कौन लिखा यार, कन्फ्यूजन के लिए बेकार में। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू एन आई ए। आई ए बेसिकली अगर आपका लूप है ना, देखो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अगर आपका लूप ऐसा है, ये वाले लूप का पेरीमीटर समझ लो, पेरीमीटर की वैल्यू एल है। ओके, एक लेंथ का आपने वायर लिया था जिसकी वजह से आपने ऐसा शेप बना दिया, और उसी लेंथ से आप है ना दूसरा शेप बना रहे हो सर्कल का, दोनों में सेम करंट जा रहा है आई, तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट इसका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू ए। एन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, आई इंटू ए, दोनों में आई सेम है लेकिन एरिया ऑफ दिस सर्कल इज ग्रेटर। समझ गए? इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑल्सो मैग्नेटिक मोमेंट, बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ। और एन इज नंबर ऑफ लूप्स, टॉर्क ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये लूप है हमारा, इसमें करंट आई जा रहा है, तो टॉर्क विल बी m क्रॉस b, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ m विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ a। व्हाट वाज डायरेक्शन ऑफ a? डायरेक्शन ऑफ a के डायरेक्शन दो हो सकते हैं, एक है ये, एक और है ये। इट डिपेंड्स ऑन करंट, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर ये लिखता हूँ, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ गए? m क्रॉस b, m b sin थीटा। ऑसिलेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसी फोल्ड के अंदर कॉइल का ऑसिलेशन क्या होगा? ऑसिलेशन निकालने से पहले इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, दैट इज टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस क्यों है? माइनस को इग्नोर भी कर सकते हो, माइनस डाल भी सकते हो। एम बी साइन थीटा, इसको आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर देना है आपको, थीटा थीटा कट जाएंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल दो, इसको इक्वेट कर दो 2π/t से, आपको टाइम पीरियड में मिल जाएगा, ओमेगा भी पता है अभी, तो बस काम हो गया आपका। ऑसिलेशन ऑफ कॉइल के अंदर आपको ओमेगा पूछा गया है और टाइम पूछा गया है, टाइम पीरियड, हो जाएगा काम आपका। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे एम की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू 0 रहती है हमारे कॉइल के अंदर, हम लोग वैसा सेट करते हैं। सो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी, और टाउ का जो रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, जो टॉर्क लग रहा है ना, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा से हम लोग इक्वेट करते हैं, के थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी, इसकी वजह से थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के। एन आई ए बी अपॉन के। अगर करंट ज़्यादा भेजोगे बोले तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन बताएगा, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा बताएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा बताएगा, और अगर आपका रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग लगाया हुआ है ना उसका के कम है तब थीटा और ज़्यादा बताएगा, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो थीटा ज़्यादा बताएगा। यहाँ पे आ जाओ, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हम लोग करंट थोड़ा भेज रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा बता रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हम लोग कहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? बेसिकली करंट छोटा मोटा बोलने की ज़रूरत नहीं, करंट आई भेज रहा है लेकिन अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा बता दिया तो सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर। वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मैक्सिमम करंट भेज देते हैं गैल्वेनोमीटर से, मैक्सिमम करंट भेजने की वजह से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल जाएगा हमारा, दैट इज़ थीटा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो भी है ना थीटा, वो पुट कर देंगे अपॉन व्हाट वाज द मैक्सिमम करंट वी सेंट। बस यहाँ से अगर मैक्सिमम करंट है ना बहुत छोटा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। मेरा मतलब है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से बहुत कम करंट भेज रहे हैं तभी भी उसका डिफ्लेक्शन पूरा का पूरा बता दिया बोले तो वो बहुत सेंसिटिव है हमारा गैल्वेनोमीटर, है ना। सो टोटल डिफ्लेक्शन अपॉन आई
I was the maximum current, तो NIAB अपॉन के अपॉन I से I कट जाएगा, NAB अपॉन के ऊपर डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी। अगर आप एरिया इंक्रीज करो या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो या नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज करोगे बोले तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, थीटा डिक्रीज करोगे बोले तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। बस इसके ऊपर गौर करो आप। इसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क क्या है, देखो यहाँ पे आई था और यहाँ पे आई नहीं है, वो तो मुझे पता भी चलता है। आई इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज होने वाली नहीं है, ये लॉजिकल है। आई इंक्रीज करने से बस डिफ्लेक्शन ज़्यादा बताएगा, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी नहीं। सेंसिटिविटी बढ़ेगी जब आप इनके अंदर फ़र्क लाओगे। और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर भी सेम चीज़ करते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना बता रहा है और कितने वोल्टेज पे बता रहा है, थीटा पे बता रहा है, और कितना मैक्सिमम वोल्टेज, दैट मैक्सिमम वोल्टेज विल बी मैक्सिमम करंट इनटू व्हाट वाज द रेजिस्टेंस, दैट वी मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम इनटू आर, दैट इज आई आर। बस पुट कर दो तो आई से आई कट जाएगा के का, थीटा का, तो NAB अपॉन के यहाँ पे आर बच जाएगा एक्स्ट्रा एडिशनल, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था थीटा अपॉन वी। यहाँ पे वी की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी आई आर। यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है आई क्या है और आर किधर क्या है। बहुत आसान जवाब है, वी क्या था, वी वॉज पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, है ना, गैल्वेनोमीटर का अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट वाज वी। तो आई भी गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाला करंट होगा और आर विल भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसके जवाब भी आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर है, हम लोग इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी, इसके अंदर करंट जा रहा है आई जी। तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर, है ना। व्हाट विल बी दैट, आई जी इंटू आर जी, दैट इज दिस वही है। ये आपको कौन सा करंट है वो भी पता है, रेजिस्टेंस कौन सा है वो भी पता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा, ये गैल्वेनोमीटर में इधर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दूं, तब सिर्फ यहाँ पे तो हम लोग को कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ड्यू टू सॉरी। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, मुझे मेजर करना है पोटेंशियल। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, तो मुझे पोटेंशियल कौन सा लेना पड़ेगा। कॉमन सेंस बोलता है कि पोटेंशियल यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट का लेना रहेगा, मतलब ये वाले से लेके ये वाले पॉइंट तक का रहना पड़ेगा। सो इसके अंदर से जो जाने वाला करंट है ना वो है आई जी, और रेजिस्टेंस इस बार क्या होगा, इसका आर जी प्लस इसका आर हो जाएगा, तभी तो जाके पोटेंशियल आपको इस दोनों पॉइंट का मिलेगा क्रॉस। यस, तो आर जी प्लस आर भी हो सकता है, मैं ये बताना चाह रहा था। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जी और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूँ। अब मैं ऐसा कर दिया हूँ, देखो हम लोग को पोटेंशियल अक्रॉस दिस फाइंड करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैलकुलेट करना रहेगा आपको। उसके अंदर ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, ओके, तो ये वाला रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आई जी इंटू आर जी कर देना रहेगा। इफ दैट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, डिलीट। और आप इसकी सेंसिटिविटी के बारे में भी बता सकता हूँ मैं यहाँ पर ही, पहले इसका साइज छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा ही है। सेंसिटिविटी के बारे में देखिए, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है एडिशनल। यहाँ पे हमारा इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को पोटेंशियल चाहिए था। तो देखो आप, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहता था तो गैल्वेनोमीटर कैसे कैसे कैलकुलेट कर पाता था। देखो आई जी का लीस्ट काउंट, मतलब आई जी मतलब आई का लीस्ट काउंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है करंट, उसका लीस्ट काउंट मान लो 1.1 है, फिर क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट बता रहा हूँ मैं, वो मेजर कर सकता है 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे वैल्यूज को मेजर कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये तो करंट था, तो इसका वोल्टेज का वैल्यूज क्या हो जाएगी। अगर इसका रेजिस्टेंस आर जी की वैल्यू 1 ओम है तो इसके पोटेंशियल की भी वैल्यू 1.1 वोल्ट हो जाएगी, 1.2 वोल्ट तक कैलकुलेट कर पाएगा, 1.3 वोल्ट कैलकुलेट कर पाएगा, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे, मान लो 9 वोल्ट के,
9 ओम्स के, तब ये गैल्वेनोमीटर इस 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर पाएगा? आई जी इंटू टोटल आर, दैट इज़ आर जी प्लस कैपिटल आर, दैट इज़ 1 + 9 10। और आई जी की वैल्यू क्या क्या आ रही थी, हम लोग कैलकुलेट कैसे कर पा रहे थे? 1.1, 1.2, 1.3। तो अभी है ना वोल्टेज की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ये 1.1 जाके 11, 12, 13, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट ऐसा कैलकुलेट कर पाएगा, 11.1 वोल्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी सेंसिटिविटी घट गई, यहाँ पे सेंसिटिव ज़्यादा था, यहाँ पे सेंसिटिविटी घट गई। ऑल्दो यहाँ पे रेंज इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे सिर्फ छोड़ो वो सब नहीं बताऊँगा मैं रेंज के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा थी 1.1, 1.2, यहाँ पे सेंसिटिविटी कम है 11, 12, नो 11.1, 11.2। ओके, दैट्स क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। डिलीट, यस। गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, इसके बारे में, और गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, इसके बारे में मैं आपको ये स्लाइड में बताया हूँ एकदम क्लियरली। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, आप ऊपर से एक बार देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर कन्वर्ट करना है। तो ये है गैल्वेनोमीटर हमारा, और ये है रेजिस्टेंस एस। करंट यहाँ पे आई जा रहा है, तो यहाँ पे आई जी बढ़ जाएगा और यहाँ पे आई एस में बढ़ जाएगा। ओके, और एम मीटर हम लोग को करंट कैलकुलेट करना है, बेसिकली कर देंगे। आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। सो आई एस विल बी आई जी इंटू आर जी अपॉन एस। ओके, हम लोग को टोटल आई कैलकुलेट करना है, बेसिकली हम लोगों को आई कैलकुलेट करना है। हम लोगों को आई एस मिल गया और आई जी भी पता रहेगा हम लोगों को। आई जी विल बी मैक्सिमम नहीं, आई जी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आप रीडिंग देख के पता कर सकते हो, सिंपल है। बस आपको आई एस निकालना रहता था, आप आई एस भी निकाल दिया हो। आई जी तो आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर रीडिंग देख के मालूम पड़ जाती है, तो आई एस प्लस आई जी कर दो, जवाब मिल जाएगा आपको। और मोस्ट प्रोबेबली आपका आई जी की वैल्यू बहुत छोटी रहती है, तो हम लोग आई जी को डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं और सीधा आई एस की वैल्यू को आई से इक्वेट कर देते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कह यार। और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का कनेक्शन ऐसा रहता है, हम लोग पोटेंशियल अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट आई जा रहा है इधर से, तो यहाँ पे आई जी के अंदर बटेगा और ये यहाँ पे आई आर के अंदर। पोटेंशियल अक्रॉस दिस 2 पॉइंट विल बी आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस। देखो, आई जी इंटू टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर जी, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स, बस। और वो आपको पूछ रहा है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि क्या कहते हैं, ये जो है ना, ये दूसरा फार्मूला है। असल में यहाँ तक आपका काम हो गया कन्वर्शन ऑफ वोल्ट मीटर का। ये दूसरी चीज़ है। ये क्या है, ये फार्मूला है। हम लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से जो करंट आई जी इसमें जा रहा है ना, वो मैक्सिमम करंट हो। बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आर कितना लगा है जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर जो आई जी जाएगा ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस बड़ा है और इसका रेजिस्टेंस छोटा रहेगा, तो इसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा जाएगा जिसकी वजह से शॉर्ट हो सकता है। उसकी वजह से शॉर्ट नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ पे आर लगाते हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। ओके, तो बेसिकली वो पूछ रहा है ये आ क्या रहेगा। मैं इसके बारे में आपको अगले स्लाइड में बता दूंगा, यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए था। अब आगे वाले स्लाइड के अंदर डिटेल में देखते हैं गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। यहाँ पर कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। पहला वाला है आइडियली। जैसे कि गैल्वेनोमीटर, आइडियल गैल्वेनोमीटर क्या रहता है, जो गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, जिसका आर जे ज़ीरो हो, उसको हम लोग आइडियल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सो आइडियल गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, एमीटर बना पाएंगे? बिल्कुल। देखो, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट कर लेगा इसके अंदर कितना करंट जा रहा है। 1.1 मिली एम्प जा रहा है, क्या 2 मिली एम्प जा रहा है, कितना मिली एम्प जा रहा है बोल के कैलकुलेट कर लेगा गैल्वेनोमीटर। बहुत सिंपल है।
लेकिन हमारे पास आइडियल गैल्वानोमीटर रहता नहीं, हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर गैल्वानोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस रहता है। तो क्या होगा जब आप देखो, इसके अंदर रेजिस्टेंस रहने की वजह से, खुद का रेजिस्टेंस रहने की वजह से इस सर्किट के अंदर चलने वाला करंट चेंज हो जाता है। देखो इनिशियली अगर ये सर्किट के अंदर करंट आई जा रहा था, अगर जब आप करंट कैलकुलेट करने के लिए अंदर जी डाल दोगे तो इसके अंदर करंट घट जाएगा, आई नहीं जाएगा, आई से कम हो जाएगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन है आगे मैं बताऊंगा। और दूसरा है, ये तो रियल वर्ल्ड का है, और इसके अंदर एक और चीज़ मैंने ऐड किया है, रेंज इंक्रीज़ करना। देखो ये गैल्वानोमीटर जो था ना, यहाँ पे ये करंट को कैलकुलेट कर पाता है लेकिन बहुत छोटे वैल्यूज़ के अंदर। गैल्वानोमीटर बहुत छोटे वैल्यूज़ का करंट कैलकुलेट कर पाता है। अगर हम लोगों को बड़े वैल्यूज़ का कैलकुलेट करना है, वैल्यू करंट के, तो हम लोगों को रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़े चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बैटरी डाल देंगे और इसमें से करंट ज़्यादा जा रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है, तो ये गैल्वानोमीटर हैंडल नहीं कर पाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन भी है। और बेसिकली ये और ये इन दोनों का सोल्यूशन सेम है। देखो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि गैल्वानोमीटर के पैरेलली एक आपको स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना रहेगा, उसको शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं हम लोग। ये लगाने से देखो फ़ायदा हो गया रियल वाले, इसका फ़ायदा क्या हो गया। देखो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना, वो कम आ रहा था जो असल करंट था उससे। अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस, आप शंट रेजिस्टेंस को ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस, अभी के लिए ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस रहने की वजह से जो करंट इसके अंदर आई जा रहा था वो यहाँ पे जाने के बजाय सीधा यहाँ पे चले जाएगा। यहाँ पे करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर चले जाएगा लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर, लेकिन जाएगा ज़रूर। हाँ, जाना चाहिए। अगर इसके अंदर करंट नहीं गया बोले तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, समझ गए ना। गैल्वानोमीटर यूजलेस हो जाएगा। गैल्वानोमीटर के अंदर करंट जाएगा तभी तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर करंट कितना गया है, और हम लोग निकाल पाएंगे, एमीटर का काम कर पाएंगे। तो बेसिकली जो करंट आई जा रहा था ना, वो इधर से इधर होते हुए चले जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन फिर भी ये जो करंट जाएगा ना, इस वाले करंट से बहुत फ़र्क रहेगा, मतलब छोटा फ़र्क रहेगा, बहुत छोटा, क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस है ना ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर, लेकिन छोटा सा रेजिस्टेंस तो है ना, तो इसमें और इसमें थोड़ा ही फ़र्क रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहेगा वो। और ये वाला, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों को रेंज इंक्रीज़ करना था, हम लोग ज़्यादा करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जब स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे ना, तो देखो जो इसमें जो बड़ा करंट जा रहा था ना आई, वो बड़ा करंट इधर आने के बाद बच जाएगा। इसके अंदर वो बड़े करंट का बड़ा वाला हिस्सा इधर चले जाएगा और छोटा सा हिस्सा ये गैल्वानोमीटर से पास होगा, जिसकी वजह से ये शॉर्ट नहीं होगा। आप काम कर सकते हो आगे बढ़ के। तो हमारे ये दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गए। अभी आगे ये बच्चे तो यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग। कहाँ पे, यहाँ देखो, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसी को इतने हिस्से को कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट यहाँ पे डाल दो, इसको हटा दो, डिलीट नहीं, कभी कभी आपका ऐसा भी बन सकता है। देखो आपको डायग्राम के अंदर ऐसा दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, ये दोनों सेम है, बस सेम ही है लेकिन आपको दिखने में अलग दिख रहा है। आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगा है और इसके पैरेलल गैल्वानोमीटर लगा है बोल के दिखेगा, लेकिन ये और ये सेम है, आपको घबराना नहीं है, काम बन जाएगा आपका। हाँ, वैसे हम लोग बोल भी सकते हैं कि गैल्वानोमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड है बोलने के बजाय गैल्वानोमीटर पैरेलली कनेक्टेड है बोल के भी आप कह सकते हो, कहने के लिए, क्योंकि वैसा तो दिख भी रहा है हम लोगों को, है ना। ये जैसा काम करना था वैसा ही काम करेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे बैटरी थी हमारी और यहाँ पे गैल्वानोमीटर डाल दो और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस डाल दो, दैट्स फाइन। ऐसा भी कर सकते हो आप कनेक्शन, ये भी काम करेगा हमारा। बिल्कुल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये वाले में और ये वाले में।
दैट्स ऑल आई वांट टू से। और जो आप बोलते हो ना गैल्वेनोमीटर हर बार सीरीज़ में लगेगा एमीटर बनने के लिए, यानी कि करंट को कैलकुलेट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पैरेलली भी कनेक्टेड जैसा दिख रहा है, नो ऑलमोस्ट दिख रहा है, क्यों पैरेलली कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से भी हम लोग करंट निकाल पा रहे हैं, है ना। और दूसरा सवाल आपका ये आ जाएगा कि वापस बैक टू दी टाइमलाइन वेयर वीवर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, करंट निकालने का बता दिया मैंने। यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट तो ये वाले केस का बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, हाँ बोलोगे ये वाला गैल्वेनोमीटर जो करंट कैलकुलेट करेगा IG, दैट विल बी वेरी स्मॉल पार्ट, ओके, मतलब एक छोटा पार्ट रहेगा वो IG। और जो यहाँ पे I करंट जा रहा है ना, ये बटेगा IG के अंदर और IS के अंदर। IS की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी, है ना। तो आप बोलोगे हम लोगों को असल में चाहिए था I, गैल्वेनोमीटर निकाल के दे रहा है आपको IG, तो I कैसे निकाले? वो कैसे निकाले मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कहाँ पे? पिछले वाले स्लाइड के अंदर। I निकालने के लिए हम लोग IS प्लस IG कर देते हैं। हम लोगों को IG पता है, IS निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछले साइड में लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। लेकिन कभी कभी है ना IG की वैल्यू बहुत छोटी मान लेते हैं हम लोग, और IG को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और I को डायरेक्टली IS से इक्वेट कर देते हैं। समझ गया? फॉर्मूला फिर एक बार देखने वाले तो इधर है, दिस इज द फॉर्मूला। कैलकुलेट करने का तरीका भी बता दिया है इधर, IS इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू RG। तो IS की वैल्यू मिल गई आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। पहला है आइडियल केस, उसके बाद रियल, उसके बाद रेंज इंक्रीज करने वाला केस। आइडियल केस के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर नो रेजिस्टेंस, सो इसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारा का सारा करंट इसमें से चला जाएगा, इसके अंदर करंट ही नहीं जाएगा। और इसके अंदर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं रहेगा बेसिकली, है ना। सो इट इज़ काइंड ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट, ये हमारा काम ही नहीं कर पाएगा। देखो, आप डायग्राम को देख के बता सकते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप एकदम कनेक्टिंग वायर लगा दोगे बोले तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा ना, सो इट इज़ यूजलेस। आइडियल केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रियल केस के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर RG का रेजिस्टेंस होता है ना, तो RG रेजिस्टेंस रहने की वजह से हमारा काम बन रहा है। देखो, आप यहाँ से पोटेंशियल निकल गया, पोटेंशियल यहाँ पे भी बटेगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल V है बोले तो वही पोटेंशियल G के अक्रॉस भी रहेगा, है ना। बस G के अक्रॉस जो पोटेंशियल V है, V इज इक्वल टू IG इंटू RG। हम लोग IG गैल्वेनोमीटर के अंदर देख के निकाल लेते हैं, RG तो हम लोगों को पहले से ही पता रहता है, बस V मिल जाएगा हम लोगों को, दैट V विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, खत्म। और ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ना, वो छोटे 1.1 मिली वोल्ट्स से बहुत छोटे छोटे वैल्यूज रहते हैं। लेकिन हम लोग को अगर रेंज बढ़ाना है, उसकी रेंज बढ़ाना है, तो हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसी चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक बड़ा वाले वैल्यू की रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? ये बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐड करने की वजह से ये हमारा गैल्वेनोमीटर बड़े बड़े वोल्टेज को भी कैलकुलेट कर पाएगा, जो कि पहले कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। आपने बड़ा वोल्टेज डाल दिया यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग कितना वोल्टेज हो गया, वो जल जा रहा था, क्योंकि बड़े वोल्टेज के साथ में इसके अंदर बड़ा करंट जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा रहता है, जो इसको शॉर्ट कर दे रहा था। अभी ज़्यादा करंट नहीं जाएगा इसके अंदर, करंट थोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड किया हम लोगों ने। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू पॉइंट विल बी सेम एज दिस टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू पॉइंट इज V इज इक्वल टू IG इंटू R प्लस RG। बस मिल गया आपको पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स, काम हो गया आपका। इसके अंदर जैसे इसके अंदर हम लोगों का थोड़ा क्या कहते हैं, रियल केस या रेंज इंक्रीज करने वाले केसेस के अंदर हमारा जो करंट है ना, सर्किट के अंदर थोड़ा चेंजेस आ रहे थे ओरिजिनल सर्किट के साथ, लेकिन इसके अंदर थोड़े भी चेंजेस नहीं रहे ओरिजिनल सर्किट के कंपैरिजन में। इसके अंदर पोटेंशियल V है बोले तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे एग्जैक्टली V, नॉट मोर देन V, नॉट लेस देन V, एग्जैक्टली V आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर, रियल केस के अंदर, हम लोगों ने ऐसा वाला सोल्यूशन लाने पर भी इसके अंदर जो आ रहा था ना करंट I, दिस I वॉज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू करंट दिस I। इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ आगे यहाँ पे है हमारा मैग्नेट्स। नेक्स्ट टॉपिक वॉज मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के अंदर भी एक नेचुरल रहता है और दूसरा आर्टिफिशियल रहता है। आर्टिफिशियल के अंदर परमानेंट मैग्नेट भी रहते हैं, टेम्पररी मैग्नेट भी रहते हैं। मैग्नेटिक डायपोल इज इक्वल टू m इंटू 2l। m इंटू 2l इज द फॉर्मूला। एंड मैग्नेटिक लेंथ मतलब जो रहेगा ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो लेंथ है ना, ये वाले लेंथ अगर मैग्नेटिक है ना 9 सेंटीमीटर है, तो ज्योमेट्रिक है ना 10 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, उसका फॉर्मूला इधर दिया गया है। और कटिंग ऑफ मैग्नेट्स है, अगर आप लेंथ को l/2 कर दोगे तो एम न्यू है ना m/2 इंटू क्या हुआ, एम न्यू है ना m/2 हो जाएगा। हम लोग उसको कैलकुलेट करके ये वाले फॉर्मूले से करेंगे। m इंटू 2l के बजाय l/2 डाल देंगे हम लोग। दैट्स हाउ वी विल डू इट। और कटिंग ऑफ मैग्नेट्स का भी हो गया। आप l को l/2 कर रहे हो और एरिया को a/2 कर रहे हो, तो एम न्यू और एम न्यू चेंज हो जाएगा बेसिकली, देख लो यहाँ पे।